प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम एक लंबा इंटरव्यू दिया, तकरीबन 95 मिनट का, और लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बातों को सामने स्पष्टता से रखा। 2019 में कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपने आप को सामने जनता की रखेगी, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी उन्होंने की। लेकिन महज 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अंततः वही मुद्दे एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे हैं ही नहीं, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा, यानी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, यानी कि गाय का मुद्दा। ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक हमारे देश में एक आध नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो अचानक उठ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी की बातें एक तरफ, लेकिन ये मुद्दे राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो आम जनजीवन को किसी भी तरीके से प्रभावित करता है। 2019 की राजनीति और 2019 के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं, ये चंद तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू देकर 2019 का एजेंडा सेट किया, तो अगले ही दिन देश की सियासत उन मुद्दों की तरफ चल पड़ी। राम मंदिर पर अध्यादेश से इंकार पर संघ और वीएचपी ने मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ सबरीमला मंदिर में हंगामा बढ़ाने की कोशिश नजर आई। देश की सियासत में गाय पर किस कदर कोहराम मचा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अब योगी ने गाय के लिए टैक्स लगाकर राजनीति को बढ़ाया है। राष्ट्रवाद वो मुद्दा है जिसकी गूंज 2019 में जरूर सुनाई देगी। और मध्य प्रदेश में वंदे मातरम पर तकरार भी अब शुरू हो चुका है। इन सब के बीच राफेल वो मुद्दा है जिस पर हंगामा बढ़ चुका है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम की गूंज सुनाई दे रही है। यानी साफ है कि 2019 में मंदिर, गाय, राष्ट्रवाद और राफेल जैसे मुद्दे हावी रहने वाले हैं और 2019 का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों की बिसात पर लड़ा जाने वाला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सारे मुद्दों के बीच आम आदमी से जुड़े मुद्दे कहां हैं और कोई भी दल आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात क्यों नहीं करना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। अब आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने इस इंटरव्यू में कैसे जोर देकर यह कहा कि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर उनकी राय क्या है। सबसे पहले राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर स्पष्ट तौर से प्रधानमंत्री जी ने सरकार की प्राथमिकता सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब तक यह मामला कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है, तब तक इस पर अध्यादेश लाने का विचार सरकार नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी की ये लाइन, ये टिप्पणी अब संघ परिवार को ही नहीं पच रही है। आइए जरा पहले आपको यह दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या है और फिर संघ परिवार किस तरीके से इसका विरोध कर रहा है। और राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना, क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए। इसी टर्म के अंदर कानून लाओ और मंदिर का रास्ता खोल दो। ऐसा लगता है कि राम मंदिर पर बीजेपी सरकार से अब अपनों की ही उम्मीदें टूटने लगी हैं। राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान ने संघ परिवार में ही बवाल बढ़ा दिया है। राम मंदिर पर सरकार के रुख से संघ परिवार नाराज है। विश्व हिंदू परिषद सवालों की बौछार कर रहा है। हम उनके टाइमिंग से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कितना लंबा होगा पता नहीं, और 31 जनवरी को इस देश की संत शक्ति
हमें जो आदेश देगी हम उसका निर्भीकता से, ईमानदारी से पालन करेंगे। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, पीएम के बयान के बाद संघ परिवार को भी झटका लगा है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की मौजूदगी जिन लोगों को राम मंदिर का रास्ता दिखा रही थी, उनके सुर भी अब तल्ख हो चले हैं। हमने तो हमारी मांग रखी है, कानून बनाने की बात रखी है, बस और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि कोई भी अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी होगी। देखेंगे। साधु संतों ने प्रयाग में ऐलान किया कि राम मंदिर होना चाहिए। अब किसने नहीं किया, सबने किया है। जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए। केवल इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। जहाँ तक ये बात स्पष्ट है कि आगे मोदी नहीं आएंगे, राम मंदिर नहीं बनेगा तो मोदी नहीं रहेंगे, तो मतलब यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव को समय है, 4 महीने समय, 3-4 महीने का, उसके अंदर से मामला निपट जाएगा, ऐसी मेरी भावना है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी अपने ही जाल में उलझ कर रह गई है? क्योंकि संघ परिवार और वीएचपी को लगता है कि राम पर राजनीति के सहारे बीजेपी आज सत्ता के शिखर पर पहुंची है। 2014 में पीएम मोदी को साधु संतों ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन अयोध्या का समाधान अब तक नहीं निकला। यही वजह है कि पीएम के बयान के बाद अब साधु संतों की न केवल नाराजगी नजर आ रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 31 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद के दौरान आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सवाल ये है कि राम मंदिर पर सरकार का फैसला कहीं उसके आगे के सियासी समीकरण को बिगाड़ तो नहीं देगा। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा, इसके साथ ही संघ परिवार ने भी एक तरह से सरकार को याद दिलाया कि आपको जनता ने वोट इसलिए दिया है क्योंकि आप राम मंदिर का निर्माण चुनाव के पहले 2019 में जरूर करवाएं, यही आपका मैंडेट है। लेकिन ऐसे कई अब साधु संत हैं जो ये भी कहने लगे हैं कि इस बार अगर राम मंदिर नहीं तो अगली बार मोदी सरकार नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ साधु संत की वाणी है? शिवसेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बनी रही सबसे पुरानी उसकी सहयोगी पार्टी है, शिवसेना ने राम मंदिर पर पहले ही ताना बाना छेड़ रखा था। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके थे अयोध्या और वहां पर उन्होंने इस बात की मांग की थी कि इस बार सरकार तभी जब मंदिर हो, पहले मंदिर फिर सरकार, ये बार बार शिवसेना की थी हुंकार। लेकिन अब क्या स्थिति बन रही है ये अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि शिवसेना मुखर तौर पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद कहने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिंदुत्व के एजेंडे से पलट रही है। 3 दशक पहले बाबरी ढांचा गिराया गया, तब भी लीगल प्रोसेस था, तो तब लीगल प्रोसेस और एक कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए क्यों नहीं रुके? जब बाबरी ढांचा गिराया तब भी रुक सकते थे। तो अब कोर्ट की भाषा हो रही है, अब कानून की भाषा हो रही है, तो तब कानून की भाषा कहां गई? भारतीय जनता पार्टी से सवाल कई पूछे जा रहे हैं और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसका जवाब देना अपने आप में आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। अब ऐसे में यह मुद्दा बीजेपी के लिए एक उलझा हुआ मुद्दा बनकर रह गया है। आइए जरा आप राफेल की बात करते हैं। राफेल को लेकर संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद वित्त मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज लोकसभा में कैसे राहुल गांधी बनाम अरुण जेटली रहा। कल अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी थके हुए लगे थे, घबराए हुए लगे थे और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है। ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे में। सरकार के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर निर्णय लिया, बट रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि राफेल पे इंक्वायर करना हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जेपीसी लागू नहीं होनी चाहिए। जेपीसी क्यों नहीं हो सकती? जब इसमें विषय क्या है? प्रोसेस, प्राइसिंग, ऑफसेट, एचएएल,
सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है? ये पॉलिसी इशू नहीं है। जो PIL फाइल की वो इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी। आपने HAL से छीना और पूरे के पूरे फ्रांस में हवाई जहाज बनेंगे। यहाँ जो युवा आए हैं इनके भी हाथों से रोजगार छीना गया। मेक इन इंडिया की बात हुई, बट राफेल मामले में दुनिया का एक सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मेड इन फ्रांस हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। यूपीए ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों कर दिया और वो आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार बाकी का क्या करना है उसके आगे प्रोसीडिंग्स कर रही है। उसके टेंडर आ रहे हैं, कौन किसको जाएंगे वो तय होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के होंगे। क्या कारण था कि यूपीए के हाथ ठंडे हो गए थे? The Prime Minister does not have the guts to come to Parliament and confront the questions. The Defence Minister hides behind the AIDMK people and the Prime Minister hides in his room. Now, with your permission, Speaker Madam, what to do? I would like to play a little tape recording that has been released. The last time the honourable member spoke about Rafale, he lied before the whole nation. Today, he wants to rely on a recording which is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of privilege. तो देखा आपने, ये है लोकसभा का घमासान, और ये घमासान लोकसभा से कहीं आगे भी बढ़ रहा है। अब इस समय मामला आ रहा है उस टेप का, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा के एक और मंत्री के बीच बातचीत का है, जिसके आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में राफेल सौदे की पूरी फाइल पड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राफेल का यह मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए फांस बनता चला जा रहा है। जेपीसी की मांग को भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव कर रही है। Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafale in my bedroom. एक रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप में कहे गए इन चंद शब्दों पर कांग्रेस ने बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री की है, जो अपने किसी मित्र से फोन पर बातें करते हुए कह रहे हैं कि राफेल डील से जुड़ी तमाम फाइलें मुख्यमंत्री पर्रिकर के बेडरूम में बंद हैं। Everybody was fighting with him and everybody was upset because no work is being done on the recruitment front. Apart from that, Chief Minister makes one very interesting statement that I have all the information of Rafale in my bedroom. इस कथित ऑडियो क्लिप के जरिए कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर को राफेल सौदे का राजदार करार दिया, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चौकीदार आज हर सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। वो कहते हैं उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं। ये है व्यक्तिगत आरोप मोदी जी, ये साक्ष्य और तथ्य हैं मोदी जी आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोपों के। और अब तो आपके पूर्व रक्षा मंत्री आपकी राफेल की फाइलें लिए बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों का सूत्रधार जिस शख्स को बनाया, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर न सिर्फ इस ऑडियो क्लिप पर सवाल उठाए, बल्कि इस पूरे विवाद में पर्रिकर की भूमिका पर भी सफाई पेश की। Manohar Parrikar has never made any kind of reference to Rafale or made any kind of reference to any kind of documents or anything. I have already informed my party president and national party president Shri Amit Shah ji regarding the happenings of the doctored video. I have also sent a detailed email along with a copy of the letter written to my Chief Minister Shri Manohar Parrikar asking for a criminal investigation and also the voice to be tested by any specialized agency. लेकिन कांग्रेस पर किसी भी सफाई का असर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील पर लोकसभा में सीधे सीधे सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया के सामने कथित सबूत पेश कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राफेल पर शुरू हुए इस रण ने जिस तरह कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाया, उसके बाद पार्टी इस ब्रह्मास्त्र से लोकसभा चुनाव में भी फतेह हासिल करने के फिराक में। टीम न्यूज़ नेशन। राफेल का मामला अभी तक चुनावों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था,
लेकिन संसद में इस पर बहस को एक बार फिर छेड़कर ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन इस पूरी बहस को दरअसल छेड़ा किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जो कल टेलीकास्ट किया गया, जो आपने भी देखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन पर किसी तरह का कोई आरोप राफेल के मामले में नहीं है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने आज देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की पुरजोर कोशिश की। अब आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे एक तरफ प्रधानमंत्री अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर करारा हमला कर रहे हैं। पार्लियामेंट में राफेल की चर्चा हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं खड़ी हो सकती, प्रधानमंत्री नहीं खड़े हो सकते। डिसीजन मेकर, जिसने डिसीजन लिया है, जो धूमधाम के साथ फ्रांस गए, बैंड बाजे के साथ डिसीजन लिया, वो खड़ा नहीं हो सकता है। मगर अरुण जेटली जी प्रधानमंत्री को और उनके एक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल कर रख दी है। देश जानता है और समझता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अपने मित्र को दिया। 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। यह देश जानता है और नरेंद्र मोदी जी छुप नहीं सकते हैं। मेरा गुनाह यह है कि हिंदुस्तान में सेना को जो जरूरत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए, ताकि ये सारे बाहर से जो सौदेबाजी हो रही है बंद होनी चाहिए। मैंने तय किया है, जितनी गालियां पड़ेगी मैं खाऊंगा, जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए। मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, राष्ट्र रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलूंगा। मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके से राफेल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। लेकिन आइए एक और घमासान जब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस पर कई बार चर्चाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम जनता की सुरक्षा से कहीं ज्यादा। इसलिए गाय की सुरक्षा, गाय के रखरखाव और गाय सड़कों पर बेधड़क न घूमे, इसलिए राज्य सरकार ने 0.5% का टैक्स लगा दिया है। अब यह टैक्स देगा कौन? उत्तर प्रदेश की आम जनता, और उससे अर्जित पैसे से गायों की सुरक्षा के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। जनाब, आपने टैक्स आम आदमी के लिए लगाया होता तो कुछ समझ में भी आता। गाय आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के लिए गाय महत्वपूर्ण है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के लिए गाय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गाय के लिए उनका यह कहना है कि अगर 1 महीने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय खुली मिलती हुई दिखी तो अधिकारियों की खैर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अचानक हमारे देश में आम जनता गायब हो गई है। गाय महत्वपूर्ण है, गाय बचाइए, जनता का देखेंगे बाद में। देश में गाय पर जारी राजनीति के बीच यूपी सरकार ने गौ कल्याण सेस लगाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उत्तर प्रदेश में अस्थायी गौशाला बनाने के लिए योगी सरकार ने नया गौ सेवा सेस लगाने का फैसला किया, तो विपक्ष ने आशंका जताई कि अब गाय के नाम पर घोटाले होंगे। कोई ऐसी गौशाला हो जो इनके द्वारा चलाई जा रही हो जिसमें सैकड़ों गायें प्रति गौशाला में न मरी हो, सारा पैसा खा गए गवर्नमेंट से लेके, गायें भूखे मर गई। किसान आज रात भर खेत में सो रहा है, उस समय ये टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार और योगी सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाने वाली सरकार के रूप में जानी जाएंगी। दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यूपी सरकार ने बेसहारा गायों के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। साथ ही यूपी की आबकारी विभाग को शराब पर 2% काऊ वेलफेयर सेस लगाने का आदेश दिया।
हालांकि विपक्ष इस सेस के बहाने यूपी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे बेहद जरूरी कदम मान रही है। मुझे लगता है बड़ा उचित फैसला है और गायों को संरक्षित करने के लिए गौ कल्याण कोष से अगर इसे लगाया जा रहा है तो उसका समुचित उपयोग होगा। यूपी ही नहीं, एमपी की नई नवेली कमलनाथ सरकार भी गायों के लिए फिक्रमंद नजर आ रही है। तभी तो एमपी के सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सूबे में एक भी गाय सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए और प्रदेश के हर जिले में जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण किया जाए। जाहिर है, हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गाय के नाम पर हिंसा हो रही है, उससे हर सूबे के मुखिया परेशान है। लिहाजा आम लोगों की जरूरतों को दरकिनार कर सबसे पहले गाय की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको ये कहना चाहते हैं कि आप मजे से शराब पीजिए, खूब पीजिए, जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा सेस एकत्रित तो होगा और गाय की सुरक्षा हो पाएगी। इसलिए शराबियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अब उत्तर प्रदेश में गाय की सुरक्षा के लिए। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में किस तरीके से वंदे मातरम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री ने वहां पर एक आदेश पारित कर रखा था, हर महीने की पहली तारीख को जब भी कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और सचिवालय में खास करके। लेकिन कमलनाथ की सरकार ने अब इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। अब इस पर राष्ट्रीयता की बहस शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहने लगे हैं कि अगर इसे नहीं लागू वापस किया गया तो वो ऐसा बवाल काटेंगे जो देखने लायक होगा। अब राष्ट्रीयता का प्रमाण तो तभी होगा ना जब हर कोई वंदे मातरम गाता दिखाई दे, अन्यथा हम तो भारतीय होंगे ही नहीं। वंदे मातरम। मध्य प्रदेश के सचिवालय में हर महीने की 1 तारीख को दिन का आगाज वंदे मातरम के गान के साथ होता था, लेकिन एमपी में सत्ता क्या बदली, कमलनाथ ने 14 साल पुराने नियम को ही बदल डाला। नए साल के पहले दिन वंदे मातरम नहीं गाया गया तो हंगामा बढ़ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल में मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी हुई और कमलनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। ग्वालियर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर नाराजगी दिखाई गई, तो वहीं सियासी अखाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद पड़े और कांग्रेस के मंसूबे पर सवाल उठा दिए। यदि वो इसको नहीं करते तो मैं स्वयं देशभक्तों के साथ वंदे मातरम का गान वल्लभ भवन के प्रांगण में करूंगा। अभी हमने फैसला किया है 6 जनवरी को 11 बजे वंदे मातरम गान गाने मैं स्वयं वल्लभ भवन के सामने प्रांगण में जहां पहले वंदे मातरम होता था वहां जाऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जो वंदे मातरम पर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। जी सर, वंदे मातरम पर राजनीति हुए जी इसे मैं गलत मानता हूँ जी कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं जी सर। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ। वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा। इस विवाद के बाद कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार इस फैसले को नए सिरे और नए नियमों के साथ दोबारा लागू करेगी, लेकिन वंदे मातरम का गायन न होना अब बड़े विवाद का विषय जरूर बन गया है और इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जहां पूरे मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, वहीं उन लोगों से हमने ये जानना चाहा जो वंदे मातरम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि जनाब वंदे मातरम का कम से कम 4 लाइन तो गाकर बता दीजिए, या ये बता दीजिए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क क्या है। हम कुछ नहीं कहना चाहते, आप बस ये रिपोर्ट देख लीजिए, खुद समझ जाइएगा। आप बताइए किन्होंने लिखा था वंदे मातरम? आप बताइए किन्होंने लिखा था? 2 मिनट। राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान। किन्होंने लिखा था? आप बताइए। इधर राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान। किन्होंने लिखा था? आप बताइए। राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान। किन्होंने लिखा था? ये नहीं पता। राष्ट्रगान है ये तो पता, पर किसने लिखा ये जानकारी नहीं है मुझे। राष्ट्रगान है। किन्होंने लिखा था? ये बंकिम चंद्र उपाध्याय। किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र उपाध्याय।
क्या फिर से आप दोहराइए ना। बकरीम चंद चट्टोपाध्याय। फिर से एक बार नाम। बकरीम चंद चट्टोपाध्याय। बंकम चंद बंकम चंद चटर्जी। वंदे मातरम राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत है। किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम चटर्जी ने लिखा है। कौन चटर्जी? राष्ट्रीय गान है। किन्होंने लिखा? इसके जो जानकारी नहीं है वो नहीं हम। अब इसके बाद हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी आज अपने वाकई में सोच रहे होंगे कि भाई उनका नाम बकरीम चंद किसने रख दिया। लेकिन ये है हमारे देश में राजनीति साहब, किसी को कोई जानकारी नहीं है लेकिन मकसद है हंगामा खड़ा करना, और बस इसीलिए हंगामा होता है। भाई जरा सबरीमला की बात कर लेते हैं। सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं ने प्रवेश क्या कर लिया, ऐसा लगा जैसे कि आफत आ गई। एक ऐसी आफत जिसकी वजह से पूरे मंदिर को एक बार फिर से शुद्ध करना पड़ा। मंदिर के कपाट बंद किए गए, शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और ये तब जबकि महिलाओं का प्रवेश कानून के तहत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद किस तरीके से इस पूरे मामले को भावना और आस्था से जोड़कर इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह केरल बताता है कि आज हमारे देश में असहिष्णुता कितने बड़े पैमाने पर है। केरल के सबरीमाला मंदिर में सैकड़ों सालों की परंपरा टूटी तो बवाल मच गया। कहीं सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो वहीं मंदिर में भी हंगामा मच गया। ये सारा विवाद हुआ सबरीमाला मंदिर में पहली बार 50 साल के कम उम्र की महिला के प्रवेश को लेकर। खबर आई कि आज सुबह 2 महिलाएं कड़ी सुरक्षा के बीच सबरीमाला मंदिर के अंदर पहुंची और भगवान अयप्पा के दर्शन किए। अगर आज वो गई हैं 2 औरतें, उनको सम्मान के साथ दर्शन करवाना चाहिए और उनका आदर के साथ उन्हें वहां से बाहर जाना चाहिए। कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई विवाद होना चाहिए। खबरों की माने तो मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम बिंदु और कनक दुर्गा हैं। उनकी उम्र 40 से 50 के बीच बताई जा रही है। दोनों महिलाएं पुलिसकर्मियों के साथ मंदिर में घुसी और सुबह 3:45 पर पूजा अर्चना की। दोनों महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये दौड़ती हुई मंदिर के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। मंदिर की परंपरा टूटने पर राज्य में हंगामा बरपा है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई कि 2 महिलाओं ने भगवान अयप्पा की पूजा की है, पुजारियों ने मंदिर के पट बंद कर दिए। हैरानी की बात यह है कि मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। बता दें कि पिछले साल सितंबर में ही कोर्ट ने महिलाओं की एंट्री की अनुमति दे दी थी, लेकिन परंपरा के नाम पर बहुत से संगठन और पार्टियां इसका विरोध करती रही, जिसकी वजह से कोई महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। एक दिन पहले 620 किलोमीटर लंबी विमेन वॉल बनाकर महिलाओं ने अपने इरादे जता दिए थे और आज मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने बता दिया कि वो कानून की बात मानेंगी, सिर्फ परंपराओं की नहीं। लेकिन इस मामले में सियासत भी देखिए। परंपरा टूटने का विरोध कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी सड़कों पर विरोध में उतरी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।